नेक्स्ट देखना है बेटा अपन को क्लॉकवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ बेटा देखिएगा, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले अपन देखें बेटा, बात करें एस ब्लॉक की, तो ये देखना है इसमें कि बेटा फर्स्ट ए हुआ और सेकंड ए, दो ग्रुप है इसके अंदर बेटा। लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जब टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा साइज बढ़ेगी बेटा। भाई जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट होता है टॉप टू बॉटम, लेकिन बेटा पीरियड नंबर बढ़ने के कारण साइज बढ़ेगी, और साइज अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा, कम होती चली जाएगी। दूसरा आ जाता है बेटा इसमें पी ब्लॉक के लिए बेटा। पी ब्लॉक में क्या है देखिए बेटा कि टॉप टू बॉटम अगर देखा जाए तो टॉप टू बॉटम बेटा साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ने के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए बेटा। लेकिन एक्सेप्शन है यहां पर बेटा, इन ग्रुप नंबर बेटा 13 और 14 में खासकर बेटा देखिएगा कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है और एटॉमिक साइज का एक्सेप्शन था सिर्फ 13 ग्रुप में। आईपी की अगर बात करें बेटा तो आईपी जो है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने के साथ कम होना चाहिए, और वहां एक्सेप्शन था 13 14 दोनों में बेटा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा उसमें भी एक्सेप्शन जो है बेटा 13 14 दोनों ग्रुप में आ जाता है बेटा। एक्सेप्शन यहाँ पर भी 13 और 14 दोनों ग्रुप में एक्सेप्शन रहता है बेटा यहाँ पर। अब कंडीशन क्या देखिए बेटा इसके अंदर कि अगर आपको याद हो मैंने बेटा तो क्या बताया था आपको कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बेटा। इधर लिया था अपन ने क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कुछ याद आया हो तो बेटा आपको। ये कंडीशन क्या है बेटा, इसके लिए अपन लेते हैं कितनी बेटा 4, इसकी लेते हैं 3.5, इसकी 3, इसकी 2.5, ये 2, ये 1.5 और ये बेटा कितनी 1। इसकी अप्रोक्स कितनी ली थी बेटा, 3 के आसपास बताई थी, 3 से थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा। इसकी 2.5, इसकी 2.1, इसकी 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9 बेटा। ये तो मैंने बोला आपको कि हमेशा याद होना ही चाहिए बेटा। अब इनमें से अपन को यहाँ पर बेटा देखना है कौन कौन सा ग्रुप बेटा, ग्रुप नंबर 13 और 14 बेटा। ग्रुप नंबर 13 और 14 की मैं बात कर रहा हूँ तो एक बार को बेटा इसे भी हटा देता हूँ मैं और इसे भी हटा देता हूँ बेटा। और ग्रुप नंबर 13 को अगर मैं इधर बेटा देखिएगा लिख लूं, क्या ट्रिक थी बोलो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। और बेटा ग्रुप नंबर 14 में बोलो बेटा ट्रिक, काशी गए शंकर प्रभु। बेटा बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा इतनी तो आपको देखने को मिल रही है बेटा। यहाँ पर कितनी है बेटा 2, एल्यूमिनियम की कितनी है बेटा 1.5, कार्बन की 2.5 बेटा और सिलिकॉन की 1.8 बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। कंडीशन क्या देखिए बेटा इसके अंदर, मुझे बताइए 13 ग्रुप जो है, और कई बार अपन पढ़ चुके बेटा, क्या यहाँ गैलियम से पहले इधर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है बेटा, और इधर क्या शुरू हो जाता है, लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन बेटा। और कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ओवरऑल बेटा यहाँ पर टॉप टू बॉटम बेटा बोरोन से एल्यूमिनियम में तो ईएम जो है कम होती है बेटा, लेकिन उसके बाद यहाँ भी बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ती है और यहाँ भी बढ़ती है बेटा। यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट बेटा 13 तक आता है। उसके बाद वालों में बहुत ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट ट्रांजिशन नहीं है, तो बाद वालों में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है बेटा। और अच्छी बात यह है कि इनमें इन तीनों के लिए 1.8 देखी गई है बेटा। तीनों के लिए ही बेटा कितनी देखी गई है, अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.8 के आसपास देखी गई है तीनों के लिए। और यहाँ बेटा पीबी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन तीनों से ज्यादा हो जाती है 1.9 ड्यू टू लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन बेटा। अब एग्जाम में बेटा यहाँ पर देखो कि या तो इसका ऑर्डर पूछेगा आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा 13 ग्रुप में बेटा सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, बोरोन की। उसके बाद में देखा जाए तो क्या है बेटा, थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और उसके बाद में एल्यूमिनियम बेटा। या तो ये पूछेगा, या फिर बेटा दूसरा सवाल पूछने का तरीका क्या हो सकता है बेटा इसका, देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इन विच पेयर, कौन से पेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है बेटा। ऑप्शन अगर मैं लिखूं बेटा इसमें, तो देखिए पहला ऑप्शन है बेटा इसमें बोरॉन और एल्यूमिनियम, सेकंड ऑप्शन है बेटा एल्यूमिनियम और थैलियम, थर्ड ऑप्शन है बेटा बोरॉन और थैलियम, और फोर्थ ऑप्शन बेटा इसमें है आपके पास में एल्यूमिनियम और गैलियम। बेटा खुद ही सोच लीजिए आराम से। क्या याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने के साथ ईएन कम होनी चाहिए थी बेटा, बोरोन से एल्यूमिनियम कम हुई भी है, लेकिन उसके बाद ट्रांजिशन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से बेटा कौन कौन सा बेटा बोलो, एक तो कौन सा बेटा ट्रांजिशन और एक लेंथेनाइट, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से बेटा यहाँ पर एल्यूमिनियम से गैलियम ईएन बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। एक और बात पूछी जा सकती है बेटा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है बेटा पीरियडिक टेबल में जिसमें सेकंड पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए, सेकंड पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए बेटा, तो उसके अलावा देखें तो टॉप टू बॉटम ईएन कम होने की बजाय बढ़ रही है। कौन सा है बेटा, ग्रुप नंबर 13। यहाँ देखो बेटा सेकंड पीरियड का मेंबर बोरोन है बेटा, तो उसके अलावा देखा जाए तो सब में टॉप टू बॉटम ईएन क्या हो रही है, बढ़ रही है बेटा। और मैक्सिमम डिफरेंस जो है बेटा किस किस के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस आ गया क्या बेटा, एक की 2 और एक की 1.5 बोरोन और एल्यूमिनियम, इन्हीं दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस आ गया। कैसे याद रखोगे कि टॉप टू बॉटम साइड बढ़ने के साथ ईएन कम होनी चाहिए। एक्सेप्शन है ग्रुप नंबर 13 और 14 में बेटा। ग्रुप नंबर 13 में बेटा ऊपर से नीचे थर्ड पीरियड से अगर देखना शुरू करें तो बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम किसकी है बेटा, अभी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा, यहाँ पर बोरोन की ही है ग्रुप नंबर 13 में बेटा। और यहाँ पर बेटा पीबी जो है उसकी बेटा शंकर से ज्यादा हो जाती है। क्या बोलते हैं बेटा, काशी गए शंकर प्रभु बेटा, 3 से ज्यादा लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें है। दो ग्रुप में बेटा जिसमें पी ओवरऑल पी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अक्षरशः देख के चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में डी ब्लॉक। पहली बात तो ये बेटा कि इर्रेगुलर वेरिएशन है। अब बेटा इर्रेगुलर वेरिएशन अगर आ जाए बेटा, इर्रेगुलर वेरिएशन अगर होगा तो बेटा इर्रेगुलर वेरिएशन के केस में बेटा बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा आपको बोलना भी नहीं है इसमें बेटा। डी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, मैं कह रहा हूं सिर्फ ध्यान रखनी है बात भी बेटा, कि ग्रुप नंबर बेटा 10, 11 और 12 में बेटा, ग्रुप नंबर 12, 11 और 12 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है बेटा, टॉप टू बॉटम कायदे से साइज बढ़ती है तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ पर फैक्टर ये देखा गया है कि इनमें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D देखी गई है। ओवरऑल फिर मैं कहूंगा बेटा वो एक ट्रांजिशन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट है, और इतने ज्यादा इरेगुलर वेरिएशन है कि पर्टिकुलर कोई बात आप कह ही नहीं सकते बेटा। पहली बात तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बेटा डायरेक्ट पूछा ही नहीं जाता, और अगर वो पूछ भी ले तो बेटा सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आपको कि ग्रुप नंबर 10, 11 और 12 में टॉप टू बॉटम ईएन बेटा कम होने की दर बढ़ रही है, 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D। और बात करें एफ ब्लॉक की बेटा, तो एफ ब्लॉक के लिए तो मैं लिखूं भी क्या बेटा, देखिए उसमें जब डी ब्लॉक में इतना वेरिएशन है तो एफ ब्लॉक में और भी ज्यादा वेरिएशन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा बेटा कंडीशंस जो है बेटा वो डिस्कस की ही नहीं जाती हैं। बहुत ज्यादा इरेगुलर वेरिएशन है, जब इरेगुलर वेरिएशन बेटा बहुत ज्यादा हो तो पर्टिकुलर आप किसी एक टॉपिक से तो उसे समझा नहीं सकते, इसलिए बेटा एफ ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस ही नहीं की जा रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। डी में भी बेटा सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा ग्रुप नंबर 10, 11 और 12 में ईएन बढ़ती है बेटा। और खासकर जो ध्यान रखने वाले हैं बेटा वो ये क्या कि बेटा या तो बेटा पी ब्लॉक की ईएन पूछी जाती है डायरेक्ट में, डायरेक्ट अगर उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछनी है तो या तो पी ब्लॉक की पूछेगा, या फिर जो मैंने पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई बेटा वहां वो बात करता है। इन दोनों को आपको हमेशा याद रख के चलना है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा, एग्जैक्टली एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूं तो बेटा NaCl का नाम क्या है, क्या बोलते हो बेटा इसे आप,
सोडियम क्लोराइड। यही तो बोल रहे हो बेटा। पूछे अगर बेटा AlCl3 का तो नाम क्या बोलते हो, बोलो बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा। अगर Al2O3 का नाम पूछे तो क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम और हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं आपको बेटा ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा Na और Cl में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा किसकी ज्यादा होती है बेटा, Cl की। एल्यूमिनियम और क्लोरीन में से भी बेटा किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की बेटा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, देखिए उसके नाम के आगे आइड आ रहा है। और एक और बात कि जो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब वो किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होगा तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है बेटा वो एक तरह से माइनस चार्ज रखेगा अपने पास और दूसरा प्लस चार्ज रखेगा। प्लस चार्ज रखेगा तो बेटा जो प्लस रखेगा वो क्या होगा, एक तरह से कैटायनिक स्पीसीज बेटा। गौर से देखें तो बेटा कैटायनिक स्पीसीज पहले लिखी जा रही है, एनायनिक स्पीसीज बाद में लिखी जा रही है। और एनायनिक स्पीसीज के नाम के आगे क्या लगा रहे हैं बेटा अपन, आइड। ऐसा बेटा जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज है, ध्यान दें बेटा ये सभी के लिए नहीं होता, ओवरऑल इनऑर्गेनिक स्पीसीज के लिए बात चलती है बेटा। ऐसे नहीं कि कहीं ऑर्गेनिक में भी जाकर के आप बेटा ये काम शुरू कर दो, नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक स्पीसीज में ऐसा हो रहा है बेटा। और क्वेश्चन जो बनता है इसमें इंपॉर्टेंट वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ICl अगर मैंने लिखा, इसका नाम आयोडीन क्लोराइड होगा या फिर क्लोरीन आयोडाइड होगा या फिर बेटा दोनों होंगे। आपसे ये सवाल है कि ICl का सही नाम क्या होगा, आयोडीन क्लोराइड, क्लोरीन आयोडाइड या फिर दोनों सही है बेटा। मुझे बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आयोडीन की ज्यादा है या क्लोरीन की, बोलो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आयोडीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की। क्या बोला, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बेटा। एक्सेप्शन सिर्फ ग्रुप नंबर 13 और 14 में था, और हेलोजन का जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा बेटा, 17 नंबर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम बेटा साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी बेटा। तो आयोडीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेटा, आयोडीन की। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन के नाम के आगे क्या आएगा बेटा, आइड आएगा कि नहीं आएगा। और बेटा पॉजिटिव वाला जो है वो पहले लिखा जाएगा, क्या नाम होगा बेटा, आयोडीन क्लोराइड, ना कि क्लोरीन आयोडाइड बेटा। क्या नाम होगा इसका, आयोडीन क्लोराइड। क्या ये बहुत सिंपल सी बात आपको समझ आई। इनऑर्गेनिक स्पीसीज में ऐसा क्यों लिखा जाता है कि जिसकी EN कम है वो पहले लिख रहे हैं, जिसके ज्यादा हो बाद में लिख रहे हैं, और नाम के आगे हाइट लगा रहे हैं बेटा। ये एक जनरल नेमिंग की बात चल रही है, हमेशा ये फॉलो हो जरूरी नहीं है, सिर्फ जनरल नेमिंग की है बेटा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार बेटा AIPMT में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उन्होंने ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एक कंपाउंड दिया बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, और पूछा कि ये फ्लोराइड है कि ऑक्साइड है। उन्होंने पूछा कि ये जो कंपाउंड है बेटा, चलो मैं लिख देता हूं इसको भी बेटा पूरा यहाँ पर। क्या उन्होंने क्या पूछा कि OF2 जो है बेटा ये एक ऑक्साइड है या फिर एक फ्लोराइड है बेटा। आप खुद सोच के बताइएगा बेटा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा है बेटा, एग्जैक्टली किसकी ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अरे बेटा बोला तो था प्रिंसिपल फ्लोरीन और वाइस प्रिंसिपल ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा, फ्लोरीन की। और जिसके ज्यादा उसके नाम के आगे आइड आएगा बेटा। तो बताओ फ्लोराइड है या ऑक्साइड है बेटा, एग्जैक्टली ये क्या बेटा, फ्लोराइड ना कि ऑक्साइड। अरे समझ आया कि नहीं आया बेटा। ये कंडीशन रहेगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के एक जनरल नेमिंग में लास्ट में क्या आ जाता है बेटा, आइड आ जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा इसकी, नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ नॉन मेटल्स बेटा, एग्जैक्टली होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और याद रखने के लिए अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो सिंपल सी बात बेटा,
मुझे बताइए फ्लोरीन एक मेटल है कि नॉन मेटल? फ्लोरीन जो है एक मेटल है या नॉन मेटल बेटा? फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, इतना तो सभी जानते हो बेटा। फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल। और बेटा इसकी ईएन जो है बेटा क्या मैक्सिमम होती है नहीं होती बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा? फ्लोरीन की होती है इस दुनिया में बेटा। पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ईएन फ्लोरीन की है। तो जिसकी ईएन ज्यादा है उसमें कैसे करैक्टर है? नॉन मेटेलिक। तो मैंने भी तो वही लिखा बेटा कि नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ नॉन मेटल जो है बेटा ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बेटा, कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए, कार्बन है, सिलिकॉन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है बेटा, और आपसे पूछा गया बेटा ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक नेचर, ये आपसे पूछी गई है बेटा। ठीक है कि नॉन मेटेलिक नेचर का ऑर्डर आपको बताना है। अब बेटा ये सवाल आपसे तब सोल्व होगा जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो बेटा। क्या थी बोलो? पहले एलिमेंट लिख लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर बोलो बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन बेटा। ये हो गई कितनी? 4, ये हो गई 3.5, ये हो गई 3, 2.5, 2, 1.5, 1 बेटा। इधर ये 3, 2.5, 2.1 बेटा, 1.8, उसके बाद 1.5, 1.2, 0.9 बेटा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, देखो टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आपको याद हो जाए इसलिए बार बार लिख रहा हूं बेटा मैं चीजें, ताकि याद हो जाए आपको फाइनली। तो नॉन मेटेलिक नेचर में बेटा मैक्सिमम किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की। इसकी सबसे ज्यादा है कितनी बेटा? 4। दूसरा नंबर किसका है बेटा? ऑक्सीजन का 3.5 बेटा। उसके बाद में बताइए बेटा 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हो गई बेटा। कार्बन की कितनी हो गई बेटा? 2.5। और बेटा सिलिकॉन की देखो बेटा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन की कितनी हो गई बेटा? 1.8। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात मैंने बोली क्या कि नॉन मेटेलिक नेचर का ऑर्डर अगर देखना हो तो बेटा ईएन से देखा जाएगा, जिसकी ईएन ज्यादा उसमें नॉन मेटेलिक नेचर ध्यान। मेटेलिक नेचर किससे देखते हैं? आईपी से। ध्यान दें बेटा इस बात पे, मेटेलिक नेचर की जब बात होती है तो मेटल्स की बात चलती है बेटा, और उन मेटल की मेटेलिक नेचर आईपी से देखते हैं। आईपी कम तो मेटेलिक नेचर ज्यादा। और जबकि नॉन मेटेलिक नेचर की बात करें तो बेटा वो होती है नॉन मेटल्स की। ध्यान दें, मेटेलिक नेचर की बात होती है मेटल्स की, और बेटा नॉन मेटेलिक नेचर की बात होती है नॉन मेटल की। मेटेलिक नेचर देखते हैं आईपी से, आईपी कम तो मेटेलिक नेचर ज्यादा। और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक नेचर आईपी से देखते हैं बेटा, और नॉन मेटेलिक नेचर किससे देखते हैं? ईएन से। ईएन ज्यादा तो नॉन मेटेलिक नेचर भी ज्यादा। ये एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी का आउटटेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बेटा एनसीईआरटी का आउटटेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिखा पर कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनको नॉन मेटेलिक नेचर के ऑर्डर में पूछ लिया, तो जिसकी ईएन ज्यादा उसमें नॉन मेटेलिक नेचर भी ज्यादा। तीसरी एप्लीकेशन आ जाती है बेटा इसमें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिएगा बेटा क्या कंडीशन है। अपन ने बेटा पढ़ा था कभी कि क्लोरीन है और क्लोरीन का एक और एटम है बेटा, इन दोनों ने बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की हुई है। यहां अपन ने पढ़ा था बेटा कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो थी बेटा, इन दोनों की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका जो आधा लिया था अपन ने बेटा, उसका आधा जो लिया था वो था बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा लिया था वो था इसकी कोवैलेंट रेडियस। कुछ याद आया हो तो बेटा कि ओवरलैप कंडीशन में जब ओवरलैप है उस समय इंटर न्यूक्लियर का आधा लिया तो वो इसकी कोवैलेंट रेडियस थी बेटा। यहां पर बेटा दोनों एटम जो है वो कैसे लिए गए हैं बेटा? एकदम सेम, बिल्कुल सेम कैटेगरी है बेटा। तो यहां अगर मुझे बेटा कोवैलेंट, अच्छा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर चाहिए तो बेटा डी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू कोवैलेंट रेडियस किसकी बेटा? क्लोरीन की। यही तो आ जाएगा इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा। लेकिन
बेटा क्या देखा गया कि जब एलिमेंट अलग अलग हो, एक एलिमेंट है बेटा x और दूसरा एलिमेंट है y, दोनों एलिमेंट अलग अलग है, एक एलिमेंट x और एक एलिमेंट y, दोनों के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की अगर बात की जाए इसे नाम दे दिया मैंने dxy, समझते था ना बेटा। अब कायदे से क्या है बेटा कि dxy अगर अपन ने लिया वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो होनी चाहिए कोवेलेंट रेडियस ऑफ x और कोवेलेंट रेडियस ऑफ y के बराबर होनी चाहिए बेटा। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बेटा कायदे से कि भाई x की कोवेलेंट रेडियस और y की कोवेलेंट रेडियस दोनों का बेटा सम कर दो तो ये इसके बराबर मिलनी चाहिए। ये है इसके कायदे की बात बेटा। देखिए मैं इसे यहां लिख देता हूं बेटा वापस से। क्या होनी चाहिए बोलो बेटा, dxy होना क्या चाहिए बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ x प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ y होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो अलग से डिस्कस थोड़ी कर रहे होते बेटा, फिर तो यही बात खत्म हो चुकी होती। प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो बेटा उसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इन दोनों की कोवेलेंट रेडियस की तुलना में कुछ कम पाई गई। कितनी बेटा, 0.09 इंटू डेल्टा En, वो भी एंगस्ट्रम यूनिट में जब चल रहा हो बेटा। कितने से कम पाई गई, 0.09 इंटू डेल्टा En। क्या कारण माना गया, रीजन क्या माना गया, समझना बेटा कि अगर दोनों एलिमेंट अलग है और बेटा मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो x की y से ज्यादा मानी मैंने, ये मैंने इमेजिन कर लिया कि बेटा दोनों एलिमेंट अलग थे और x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से ज्यादा थी। तो ऐसे में बेटा अगर x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से ज्यादा थी तो जब इनके बीच में बॉन्ड बना और x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैंने बेटा y से ज्यादा बताई तो बेटा शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, x की तरफ। और अगर बेटा शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन x की तरफ शिफ्ट हो गए बेटा, देखिएगा इधर कि x और y के बीच में बॉन्ड था, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए बेटा, x की तरफ चले गए, तो x पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों पे प्लस माइनस आ गया तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा बेटा, बढ़ेगा। अरे प्लस माइनस के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन अगर होगा तो कंपैरेटिवली थोड़े पास आ जाएंगे। अगर थोड़े पास आ जाएंगे बेटा तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बेटा जो होनी चाहिए थी वही रहेगी, उससे थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। और कारण क्या माना गया, En का अलग अलग होना। अगर En अलग अलग है तो बेटा क्या होगा कि जिसकी En ज्यादा उस पर स्लाइटली नेगेटिव आएगा, जिसकी कम है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा बेटा। और ऐसे में बेटा दोनों के बीच में प्लस माइनस दो पोल बन जाने के कारण एक प्लस बना एक माइनस बना बेटा, दोनों के बीच में बेटा अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, दोनों ज्यादा पास आ जाएंगे। और ऐसे में बेटा इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। कितने फैक्टर से, 0.09 इंटू डेल्टा En के फैक्टर से बेटा। समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं बेटा, यहां पर आपको दिया गया बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ x 1 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है बेटा आपको कार्बन की 2.5 और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की आपको दी गई है 3.5। और सवाल आपसे पूछा गया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा किसकी, x या मैं बोलूं बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस Cx की आपसे पूछी गई है बेटा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है बेटा। अब देखिए इसे बेटा सोल्व करते हैं, चलिए बेटा अपन इसको किस तरह से आंसर इसका रहेगा बेटा।
अगर आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कार्बन एक्स चाहिए, देखते जाइएगा बेटा क्या होगा, बोलते जाओ बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ एक्स माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन बेटा, 0.09 इंटू क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, 0.09 इंटू डेल्टा ई एन आ जाएगा बेटा यहाँ पर। अब देखते जाइएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन क्या, कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, जल्दीबाजी में जो डी बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने लिखी कार्बन की 1.54, वो सीधा यहाँ चिपका देंगे कि यही कार्बन की कोवेलेंट रेडियस है, और वो बेटा गलत होगा। ध्यान दें कि जो मैंने आपको कार्बन के लिए दिया है वो क्या दिया है बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी है बेटा, जबकि मुझे पुटअप क्या करनी है, कोवेलेंट रेडियस। इधर देखो बेटा कि अगर आपको कोवेलेंट रेडियस चाहिए तो इंटरन्यूक्लियर का आधा करना पड़ता है, तो बेटा इसका आपको आधा करना पड़ेगा क्या, 1.54/2 प्लस। यही एरर हो सकती है, या तो फॉर्मूला याद नहीं आएगा बेटा, और अगर फॉर्मूला याद आ गया उसके बाद एरर होने का अगर कोई चांस है बेटा, तो वो क्या है बेटा, वो है आप लोग ये भूल जाओ कि बेटा आपको एग्जैक्टली यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस पुटअप करनी है, और वो इंटरन्यूक्लियर का आधा होता है एज इट इज। इसके लिए x के लिए क्या आएगा बेटा, 1/2 माइनस 0.09 और डेल्टा en मतलब en का डिफरेंस बेटा, en का डिफरेंस बेटा बताइएगा, en का डिफरेंस बेटा, भाई डेल्टा en इतना तो कॉमन सेंस होगा बेटा, डेल्टा इन सिर्फ डिफरेंस आपको देखना है, मतलब ज्यादा में से कम को माइनस करोगे बेटा, 3.5 और 2.5 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1, यानी बेटा यहां से जो आएगा उन्हें ऐड करके उसमें से 0.09 माइनस कर दो, तो आपको बेटा डी कार्बन एक्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर समझ ले कॉन्सेप्चुअल बातें क्या क्या थी बेटा, कि अगर दोनों एटम सेम हो तो बेटा आपको इंटरन्यूक्लियर का आधा कोवेलेंट रेडियस लेना होता है, और इंटरन्यूक्लियर के लिए कोवेलेंट का आप डबल ले सकते हो। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट अलग है तो बेटा दोनों के बीच में ई का डिफरेंस होगा, जिसकी ज्यादा होगी उस पर स्लाइटली नेगेटिव, जिस पर कम होगी उस पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर ये साइट बनेंगी दोनों बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी तुलना में पास आ जाएंगे, और डिस्टेंस को कम कर देंगे। कितनी कम करेंगे, 0.09 इंटू डेल्टा ई एन बेटा, 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। फॉर्मूला बेटा ये ध्यान रखें कि कोवेलेंट रेडियस इंटरन्यूक्लियर का आधा लेना है, कोवेलेंट रेडियस इंटरन्यूक्लियर का आधा लेना है, माइनस 0.09 इंटू ई एन का डिफरेंस बेटा, एंगस्ट्रम में आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था बेटा इसका तीसरा फैक्टर। फैक्टर क्या बेटा, एप्लीकेशन एग्जैक्टली। फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बेटा। बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। ई एन डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहां से कि जितना ज्यादा ई एन का डिफरेंस होगा बेटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। आते हैं बेटा सीधे अपन सवाल पे। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF बेटा। बहुत ही सिंपल सवाल, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको चाहिए, क्या होगा 16 इंटू, अब तो बता दो बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा 2.1, फ्लोरीन की कितनी है बेटा 4, दोनों के बीच का डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो बेटा, कितना आ गया 1.9 प्लस 3.5 इंटू
1.9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर। इतना सिंपल है बेटा। 16 इंटू डेल्टा ई एन बेटा प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर, ये जो आएगा बेटा ये आ जाएगा इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर। एच एफ में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है वो मिल जाएगा बेटा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ई एन का डिफरेंस ज्यादा होगा तो बेटा परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा सभी लोगों को? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा आपको बेटा ई एन वैल्यूज याद होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो वैल्यू पुटअप करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट इसके बाद में बेटा एप्लीकेशन इसकी बॉन्ड पोलैरिटी। अब पहले तो यह समझे कि आखिर बॉन्ड में पोलैरिटी से मतलब क्या है बेटा। मान लीजिए कोई भी बॉन्ड था एक्स और वाई के बीच में बेटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा मैंने एक्स की वाई से ज्यादा मान ली। ऐसे में बेटा शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? एक्स की तरफ शिफ्ट होंगे कि वाई की तरफ बेटा? एग्जैक्टली एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक्स की एन ज्यादा है। ऐसे में बेटा एक्स पर स्लाइटली नेगेटिव आएगा और वाई पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। भाई जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा उस पर स्लाइटली नेगेटिव, जिससे दूर चले जाएंगे उस पर स्लाइटली पॉजिटिव बेटा। ये फैक्टर है। अब क्या बेटा मुझे बताइए, क्या ये जो बॉन्ड बना हुआ है एक्स और वाई के बीच में, क्या उसमें एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल है क्या बेटा? भाई एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। कितने पोल बन गए? दो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो पोल बन गए, नाम क्या हो गया बेटा? डाइपोल एक तरह से मैं कहूं तो। और इस बॉन्ड में क्या पाई गई? पोलैरिटी। क्यों क्यों बेटा? क्योंकि इसमें दो पोल बन गए, एक क्या बेटा? नेगेटिव एक पॉजिटिव बेटा, क्योंकि एक की ई एन ज्यादा है दूसरे की ई एन कम है बेटा। इसलिए अगर एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी भी पाई जाएगी। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग अलग हो तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी। जिसकी ई एन ज्यादा होगी उसको नेगेटिव पोल बन जाएगा और जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव पोल बन जाएगा। इसे कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। एक और बात कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो मुझे बताइए, डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो जिसकी ई एन ज्यादा है वो अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा तो बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा, और ऐसे में नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा एक तरफ तो दूसरी तरफ पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा। यानी बेटा ऐसे बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी जो है बेटा वो भी क्या होगी? ज्यादा। अरे बेटा अगर ई एन का डिफरेंस कम तो नेगेटिव पॉजिटिव छोटा छोटा आएगा, और अगर ई एन का डिफरेंस ज्यादा तो नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा बड़ा आएगा बेटा। यानी ई एन का डिफरेंस अगर ज्यादा तो बॉन्ड में पोलैरिटी जो है वो भी ज्यादा। बेटा सीधे मैं सवाल पे आऊं और बेटर समझ में आएगा कि जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं उसमें आपको क्या बताना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉन्ड पोलैरिटी आपको बतानी है बेटा, कि मैक्सिमम बॉन्ड पोलैरिटी किस में है और मिनिमम बॉन्ड पोलैरिटी किस में है बेटा। हाँ बेटा बताइए। सिर्फ एक बताना है मैक्सिमम बॉन्ड पोलैरिटी वाला और एक बताना है बेटा मिनिमम बॉन्ड पोलैरिटी वाला, ठीक है। हाइड्रोजन की ई एन जो है कितनी है बेटा? 2.1। ठीक है। कार्बन की 2.5 बेटा। क्लोरीन की बेटा 3 के आसपास। ब्रोमीन की बेटा 3 से थोड़ी सी कम होती है बेटा, 2.8 के आसपास बेटा।
फ्लोरीन की 4, इसकी 3 के आसपास बेटा, इसकी 2.1, कार्बन की 2.5, ऑक्सीजन की 3.5 और कार्बन की 3 के आसपास। अब बताइए बेटा, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं बेटा, ये 2.1 है। हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखे इनमें से बेटा मैक्सिमम ईएन का डिफरेंस पहचान लीजिए बेटा। जो एग्जाम्पल लिखे उसमें मैक्सिमम ईएन का डिफरेंस कहां पर है बेटा? एचएफ में है क्या बेटा मैक्सिमम डिफरेंस? तो यहां पर बॉन्ड पोलरिटी बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। और मिनिमम डिफरेंस कहां पर है गिवन एग्जांपल में से बेटा? मिनिमम डिफरेंस आपका H और P के बीच में। तो यहां बॉन्ड पोलरिटी जो है बेटा वो कैसी हो जाएगी? मिनिमम। HF में गिवन एग्जांपल में से HF में मैक्सिमम बॉन्ड पोलरिटी है बेटा और HP में मिनिमम बॉन्ड पोलरिटी है। EN का डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा। कैसे? EN डिफरेंस ज्यादा तो प्लस माइनस ज्यादा आएगा बेटा, यानी बॉन्ड में पोलरिटी भी ज्यादा होगी। अब इस बॉन्ड पोलरिटी का यूज क्या है बेटा वो देखिए, एग्जैक्ट यूज क्या है बेटा इसका वो समझिएगा। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, यहां पर एक CH4 लिखा, NH3 लिखा, H2O और HF। अगर पहचान पा रहे हो तो बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या ये लेफ्ट टू राइट की कंडीशन है क्या सेकंड पीरियड में? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बेटा बिल्कुल है बेटा लेफ्ट टू राइट। यहां सभी में हाइड्रोजन की EN कितनी है? 2.1, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। जो मैंने लिखा उसमें बताइए, जो लिखा है उसमें लेफ्ट टू राइट जाने के साथ, जो मैंने अभी लिखा उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में EN का जो डिफरेंस है, EN का डिफरेंस बढ़ रहा है क्या बेटा? देखो यहाँ 0.4 का, 0.9 का, समझ गए होगे बेटा। EN डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो बेटा बॉन्ड में पोलरिटी भी बढ़ेगी बेटा। और ऐसे में बेटा यहां पर इनकी साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एग्जैक्टली अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछूं तो वो ये होता है बेटा, इनमें CH4 से ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक H2O और H2O से ज्यादा एसिडिक होता है HF बेटा। HF का तो नाम ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो बात ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर बनाए हैं बेटा, इनमें लेफ्ट टू राइट कंडीशन जानने के साथ में इन्हें कहते हैं बेटा हाइड्राइड्स। एग्जैक्टली क्या है बेटा? ये हाइड्राइड है P ब्लॉक के। क्या है ये बेटा? P ब्लॉक के हाइड्राइड। क्या है बोलो? P ब्लॉक के हाइड्राइड्स बोलते हैं बेटा इनको सभी को। इनमें लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में बेटा EN का डिफरेंस बढ़ रहा है, इसलिए बॉन्ड पोलरिटी बढ़ेगी और साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो भी बढ़ेगी। क्या ये याद रह पाएगा बेटा आप सभी लोगों को? अभी काम पूरा नहीं हुआ, देखते जाए बेटा। अभी बेटा मैंने कुछ एग्जांपल और लिखे, HF, HCl, HBr और HI। बेटा ये है ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड्स बेटा, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड बेटा। अगर आप इनमें देखें तो बेटा इनमें जब मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ध्यान दें अब बात हो रही है टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम जाने के साथ बेटा इनमें EN का डिफरेंस खुद बताइए बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? टॉप टू बॉटम जाने के साथ EN का डिफरेंस बेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? HF में सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा होगा और HI में मिनिमम डिफरेंस रहा होगा। भाई H की तो 2.1 सेम है और ऊपर से नीचे कम हो रहा है तो डिफरेंस कम होता जा रहा है बेटा। अगर EN का डिफरेंस कम हो रहा है तो बॉन्ड पोलरिटी भी कम होनी चाहिए, होती भी है। अगर बॉन्ड पोलरिटी कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा बताइए कम होनी चाहिए कि ज्यादा?
अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करूं कि बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा तो एसिडिक भी ज्यादा, यानी बॉन्ड पोलैरिटी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम, ये होना चाहिए था अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को सेम को अप्लाई कर दूं यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बेटा मैं इस तरह से आपको डिस्कस कर ही नहीं रहा होता, कुछ और अलग कैटेगरी है। केमिस्ट्री में बेटा एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि बेटा रिजल्ट केमिस्ट्री में, एक्चुअली केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है बेटा, कि अपन डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस एग्जाम्पल को जिस बेस्ट थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया जाता है बेटा, वो उसके लिए मान लेते हैं। और अगर बेटा 10 एग्जाम्पल उससे, उस एक थ्योरी से 10 एग्जाम्पल बेटा सोल्व हो गए तो वो तो हो ही गया। लेकिन अगर मान लो कोई एक अगर बेटा उसका इन्वर्स मिल जाए तो फिर उसके लिए कोई दूसरी थ्योरी चिपका देते हैं। कुल मिलाकर केमिस्ट्री में बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड थ्योरी है, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि पहले रिजल्ट देख लिया है और फिर उसकी थ्योरी बना के चिपकाई जा रही है बेटा। ये फैक्ट है, रियलिटी है बेटा। देखिए अब होता क्या एग्जैक्टली बेटा, प्रैक्टिकल डेटा ये बोलता है कि इनमें टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं होती, बढ़ती है। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक HI होता है बेटा। अब वो कैसे समझाया वो देखो बेटा। समझाने के लिए बेटा दूसरा तरीका खूब है, टॉप टू बॉटम जाने के साथ खुद ही बताइए पीरियड नंबर बढ़ेगा। अगर पीरियड नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। और बेटा साइज बढ़ने के साथ में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बेटा मैं कहूं तो बेटा इनके बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ बेटा, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बेटा वो कम होती जाती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटा, सिंपल सोचो कि एक छोटी स्टिक है सेम विड्थ की और एक बड़ी स्टिक है बेटा, सेम विड्थ है दोनों की बेटा, एक छोटी स्टिक है एक बड़ी स्टिक है बेटा, खुद ही बताओ किसे तोड़ना आसान है। प्रैक्टिकल चले जाओ बेटा एकदम, एक छोटी स्टिक है सेम विड्थ की, एक बड़ी स्टिक है सेम विड्थ की बेटा, किसे तोड़ना आसान होता है बेटा? क्या अपन बड़ी स्टिक को ज्यादा आसानी से तोड़ पाते हैं कि नहीं बेटा? तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर बेटा, प्रैक्टिकली भी सिंपल सी बात पता लग रही है क्या कि टॉप टू बॉटम साइज अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। यानी कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, H और I के बीच का या H और F के बीच का बेटा? H और I के बीच का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और अगर बॉन्ड जल्दी टूट गया तो ये H भी आपको जल्दी देगा, देगा कि नहीं बेटा? अरे बॉन्ड अगर H और I का जल्दी टूटेगा तो H जल्दी मिलेगा, और H जल्दी मिलेगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। तो एग्जैक्टली बेटा इसमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे समझाया गया बेटा? इसे समझाया गया इनकी साइज से, लेफ्ट टू राइट समझाया गया बॉन्ड पोलैरिटी से, टॉप टू बॉटम समझाया गया बेटा इनकी साइज से। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में बेटा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में दिया हुआ है, डिस्कस यही होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बाकायदा लिखा हुआ है, दोनों बातें लिखी हुई है, डिस्कस यही होता है बेटा, ये दोनों बातें लिखे हुए हैं कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है बेटा, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर EN का डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन बेटा ऐसा होता है 15, 16, 17 बेटा इन पी ब्लॉक के बेटा हाइड्राइड्स जो होते हैं उनमें भी खासकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 15, 16 और 17 पूछे जाते हैं बेटा, 15 ग्रुप 16 ग्रुप और 17 ग्रुप, इन सभी के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 16 ग्रुप के हाइड्राइड कौन कौन से हो गए बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, कुछ याद आया क्या बेटा? ओल्ड स्टाइल ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड हो जाएंगे बेटा। ऐसे ही 15 ग्रुप के हाइड्राइड क्या हो जाएंगे बेटा? NH3 PH3 बेटा, वो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हो जाएंगे। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा? फिर सुन लो, लेफ्ट टू राइट पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में बेटा किससे आंसर चिपकाना है? बॉन्ड पोलैरिटी से बेटा। और टॉप टू बॉटम बेटा 15, 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम किससे चिपकाना है? बॉन्ड एनर्जी से। लेफ्ट टू राइट बेटा EN का डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाने के साथ साइज बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी CH4 से ज्यादा एसिडिक अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा H2O,
H2O से ज्यादा HF। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ टॉप टू बॉटम क्या बता रहा हूं मैं, बढ़ रही है। HF से ज्यादा, HCl से ज्यादा, HBr से ज्यादा HI, यानी पूरा नेट ऑर्डर क्या हो गया बेटा, नेट ऑर्डर क्या हो गया पूरा, CH4, अमोनिया, H2O, HF, HCl, HBr, HI, ऐसे रहा बेटा। यहां तक किससे डिफाइन हुआ, बॉन्ड पोलैरिटी से। यहां किससे डिसाइड हुआ, बॉन्ड एनर्जी से। बेटा देखो ऑर्डर तो पूरा मिल गया, लेकिन दोनों को बेटा समझाने के लिए रीजन, यहां आधे में रीजन अलग है और आधे में रीजन अलग है बेटा। क्या समझ आया क्या बेटा? अगर आपसे नीट में सवाल पूछा जाए बेटा क्या कि HF, HCl, HBr, HI में टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और रीजन आपसे पूछा गया है, पहला दिया हुआ है कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ती है इसलिए, दूसरा दिया हुआ है बॉन्ड पोलैरिटी कम होती है, तीसरा दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, चौथा दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो क्या आंसर चला जाएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात होती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, साइज बढ़ रही है इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, इसलिए H आसानी से देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्या ये कंडीशन समझ आ गई क्या सब बेटा सभी लोगों को कि लेफ्ट टू राइट अलग, टॉप टू बॉटम अलग बात, लेफ्ट टू राइट अलग बात, टॉप टू बॉटम अलग बात। बेटा दोनों कैटेगरी इस तरह से डिसाइड होती है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये एग्जैक्टली ऑक्साइड्स कहे जाते हैं, एंड हाइड्रोक्साइड्स कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेटा एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है कि एम्फोटेरिक नेचर है, ये EN से अपन डिसाइड करेंगे। लेकिन बेटा वहां तक जाऊं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एनी एलिमेंट always be similar to nature of its हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड है बेटा कि किसी एक एलिमेंट की जो ऑक्साइड की नेचर है वो उसके हाइड्रोक्साइड की नेचर के जैसी होती है। एग्जाम्पल लिखूंगा और अच्छे से समझ में आएगा। NaOH बेटा इतना तो शायद जानते होंगे आप लोग, क्या होता है बेटा, बेस की एसिड, बेस होता है बेटा, इसकी नेचर बेसिक है। तो सोडियम का जो ऑक्साइड है बेटा इसकी भी नेचर बेसिक होती है। क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का ऑक्साइड दोनों ही नेचर में एसिडिक होते हैं। जिंक का हाइड्रोक्साइड और जिंक का ऑक्साइड दोनों के दोनों नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन एम्फोटेरिक। अभी तक मैंने सिर्फ इतनी बात की है बेटा कि जो नेचर हाइड्रोक्साइड की होगी वो ही नेचर उसके ऑक्साइड की। अगर हाइड्रोक्साइड बेसिक तो ऑक्साइड भी बेसिक, अगर हाइड्रोक्साइड एसिडिक तो ऑक्साइड भी एसिडिक, हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक तो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक। बेटा एम्फोटेरिक कौन होते हैं बेटा, which can react with both acid and base। कुछ ऐसी स्पीसीज बेटा
जो एसिड से भी रिएक्शन कर सके और बेस से भी रिएक्शन कर सके, तो बेटा उन्हें कह दिया जाता है एम्फोटेरिक नेचर। बेटा उन्हें एम्फोटेरिक कहा जाता है। बेटा सिर्फ क्या बोला, हाइड्रोक्साइड अगर बेसिक है तो ऑक्साइड भी बेसिक होगा, हाइड्रोक्साइड अगर बेटा एसिडिक है तो ऑक्साइड भी एसिडिक होगा, हाइड्रोक्साइड अगर एम्फोटेरिक है तो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। अब अपन पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिडिक कौन बेसिक, वो देखिए बेटा समझिएगा। मैं अगर सिंपल सा सवाल पूछूं आपसे कि H2SO4 एक एसिड है कि बेस है बेटा, मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा कि ये एक एसिड है। अच्छा अब बताओ बेटा, SO2OH का होल ट्वाइस, SO2OH का होल ट्वाइस, ये एक एसिड है कि बेस है बेटा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, एसिड है कि बेस है बेटा? क्या ये बेस है क्या? नहीं है। ये भी क्या है बेटा? एसिड। अरे अगर पहचानो तो ये दोनों चीज ही एक है। देखना बेटा, SO, ये O, OH और OH, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। तो देखिएगा भाई, SO2 और OH का होल ट्वाइस, या फिर H के दो, S का एक और 4 ऑप्शन, H2SO4, बात तो एक ही है बेटा, एक ही तो चीज है। अब ऐसा थोड़ी है बेटा कि H पहले लिख के SO4 बाद में लिखा तो आप उसे एसिड बोल दो, और OH अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखो तो उसे बेस बोल दो। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, ऐसे लिखने के तरीके से एसिड बेस थोड़ी डिसाइड होते हैं। एसिड तो एसिड है बेटा, अब उसे फॉर्मूला में चाहे कैसे भी लिखो। तो बेटा डिसाइड करें कैसे भाई? जनरली बेटा अपन यही तो सीखते आते हैं नॉर्मली, तो क्या H लिखा हुआ देखे तो एसिड चिपका दो, OH दिखे तो बेस चिपका दो, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा वो देखिए इधर, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी एलिमेंट A था और उसके साथ में OH बॉन्ड लगा हुआ है, अपन OH देख लेंगे बेटा, वही नेचर उसके ऑक्साइड की भी होगी। और मान लीजिए बेटा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या है बेटा? ज्यादा है। बेटा A जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, पूरी पेरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का बेटा। उनसे ज्यादा तो किसी की नहीं होती। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं बेटा इनसे पीछे ही पाए जाएंगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बेटा। यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों को? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सारी चीजें बेटा इसी के लिए बताई गई हैं आपको बेटा। ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बेटा बाकी सारे एलिमेंट से ज्यादा है, फ्लोरीन को अगर छोड़ दे तो बेटा। ऑक्सीजन की EN अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ बेटा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों को? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एग्जैक्टली शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को ही तो अपनी ओर अट्रैक्ट किया गया होता है बेटा। अब बेटा एक हाइड्रोजन है, एक A है। मैंने क्या बोला कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब A का भी अपनी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन है, और बेचारे हाइड्रोजन का इतना अट्रैक्शन नहीं है। मैंने क्या बोला? देखो बेटा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा EN तो ऑक्सीजन की है, यानी ऑक्सीजन तो छीनेगा। अब बेटा A की तरफ से छीनेगा कि H की तरफ से, ये कैसे डिसाइड करें? मैंने बताया कि A की EN जो है वो भी ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं है लेकिन ओवरऑल ज्यादा है। अब बेटा अगर A की EN ज्यादा है तो A की तरफ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा। किसकी तरफ से छीनेगा? हाइड्रोजन की तरफ से बेटा। और हाइड्रोजन की तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए तो क्या बनेगा? देखो बेटा AO माइनस, और ये क्या बचा बेटा? H+। यानी ऐसे में इसकी नेचर कैसी हो जाएगी बेटा? एसिडिक नेचर। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा मैं कहूं तो जनरली किन की होती है बेटा? जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। जनरल वर्ड और लिख दिया बेटा मैंने। अगर AOH में दोबारा बना लूं, और बेटा ये एग्जांपल समझने के बाद आपको और अच्छे समझ में आएगी ऊपर वाली बात। और इस बार मैंने लिखा कि इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर बेटा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रह गई, हाइड्रोजन से भी कम, तो ऐसे में बेटा ऑक्सीजन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इधर से छीनेगा।
क्या मिलेगा, A प्लस और उसके साथ में OH माइनस, यानी बेटा नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा जनरली किसकी होती है बेटा, मेटल्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कम होती है। एक और चीज मैं बता दूं बेटा, एक टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अरे नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यानी जिसकी EN कम है, क्या मैं उसे ये कह सकता हूं क्या बेटा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा, कि जिसकी EN कम है। जनरली ऐसा मेटल्स के लिए होता है बेटा। तो मेटल्स जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स की EN कम होती है जनरली बेटा। भाई लेफ्ट टू राइट EN बढ़ती है ना बेटा, तो लेफ्ट में आते हैं मेटल की EN कम होती है, जिनकी EN कम है उसे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हो। यानी मेटल्स को आप चाहो तो कैसे एलिमेंट कह सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कह सकते हो। और बेटा नॉन मेटल्स को आप चाहो तो कैसे एलिमेंट्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हो। वापस आ जाए अपनी इस बात पे बेटा कि अगर हाई EN के साथ चिपका हुआ है OH, हाई EN के साथ, जो कि जनरली नॉन मेटल होते हैं, तो नेचर कैसी होती है, एसिडिक। और अगर लेस EN के साथ चिपका हुआ है, लेस EN जो कि जनरली क्या होते हैं, मेटल्स, तो क्या होगा बेटा, बेसिक। अब देखो ये मेरी बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी कब, जब मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा NaOH। बेटा ये तो आप मुझे भरोसा है जानते हो, नहीं जानते तो अब सुन लो कि NaOH जो है बेटा नेचर में कैसा होता है, बेसिक। यहां आप देखिए कि OH किससे चिपका हुआ है, एक मेटल से, और मेटल की EN क्या होती है बेटा, कम। नेचर कैसी है, बेसिक। जबकि सल्फर क्या है बेटा, एक सल्फर क्या है, अरे बताओ बेटा सल्फर क्या है बेटा, ओवरऑल मुझे बताओ बेटा, सल्फर मेटल है या नॉन मेटल बेटा, सल्फर जो है बेटा मेटल है कि नॉन मेटल, नॉन मेटल। और साथ में मैं कहूं तो कंपैरेटिवली बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई हाइड्रोजन की तुलना में उसकी EN ज्यादा होती है बेटा, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सल्फर की EN जो है बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो बेटा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हाई EN के साथ जब चिपका हुआ होगा नेचर कैसी होगी, एसिडिक। यहां सल्फर के साथ OH चिपका हुआ है, सिंपल वे में बेटा हाई EN के साथ चिपका हुआ है, ये नेचर में एसिडिक मिलेगा, और ये बेटा मेटल वाला नेचर में बेसिक मिलेगा। ट्रिक अगर मैं बोलूं याद रखने के लिए तो एक सिंपल सी ट्रिक क्या बेटा, NaOH आप सब जानते हो, NaOH में OH एक मेटल से जुड़ा हुआ है, जिनकी EN कम होती है, तो वो हो गया बेटा नेचर में बेसिक। तो ज्यादा EN वाले से अगर जुड़ा हुआ हो, नॉन मेटल से जुड़ा हुआ हो, तो वो बेटा कैसा हो जाएगा, नेचर में एसिडिक बेटा। अरे कुछ कर पाओगे, याद रख पाओगे क्या बेटा, कि अगर लेस EN से जुड़ा हुआ है तो बेसिक होगा, मोर EN वाले से जुड़ा हुआ है तो एसिडिक होगा। ऐसे नहीं करना तो ट्रिक के तरीके से सीख लो कि मेटल के साथ चिपका हुआ है तो बेसिक होगा, लेकिन ये ट्रिक है सिर्फ बेटा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो EN वाला आ जाता है, ठीक है ना बेटा। हाँ ट्रिक से भी काम चल जाता है कि मेटल के साथ चिपका हुआ है तो बेसिक होगा, नॉन मेटल के साथ चिपका हुआ है तो कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। मेटल के साथ बेसिक, नॉन मेटल के साथ एसिडिक। क्या चिपका हुआ, OH, कि मेटल के साथ OH चिपका हुआ है तो बेसिक, नॉन मेटल के साथ OH चिपका हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा। एक और चीज फिर देख लो, क्या बताया कि ज्यादा EN अगर है तो वो कैसा मिल रहा है, एसिडिक। देख लो बेटा अच्छे से, ज्यादा EN वाला कैसा देखने को मिल रहा है बेटा, एसिडिक। देखना इधर बेटा मैं क्या काम में ले रहा हूं कि अगर बेटा ट्रेंड देखें पेरियोडिक टेबल का लेफ्ट टू राइट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बेटा लेफ्ट टू राइट बढ़ती है क्या, और बेटा ज्यादा EN वाला अभी समझाया था कैसा था नेचर में बेटा, ज्यादा EN वाला। फिर देख लो
ज्यादा ईएन वाला नेचर में कैसा था, एसिडिक। तो बेटा सेंट्रल एटम की ईएन बेटा लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ती है। बात चल रही है किसकी बेटा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। अगर बात करें टॉप टू बॉटम बेटा, तो ई एन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होती है, कम होती है। बढ़ने पर एसिडिक अगर बढ़ रहा है तो कम होने पर क्या बढ़ेगा बेटा, बेसिक नेचर बढ़ेगी बेटा। बात चल रही है किसकी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा। और कुछ देर पहले फाइनल में रिजल्ट भी बना दूं बेटा, कुछ देर पहले अपन ने पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स पे डिस्कस किए थे बेटा, अगर कुछ याद हो तो आपको। ये रहे बेटा, सॉरी हाँ ये रहे बेटा, क्या थे ये, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक। इसमें लेफ्ट टू राइट बेटा एसिडिक बढ़ रहा है, देख लो, और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक बढ़ रहा है, दोनों में एसिडिक बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट भी टॉप टू बॉटम भी बेटा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहां पर कि अगर बेटा पी ब्लॉक के हाइड्राइड होंगे तो बेटा लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ रहा है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड में भी बेटा लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ रहा है, एसिडिक ही बढ़ रहा है। और ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इनके हाइड्राइड में बेटा टॉप टू बॉटम भी क्या बढ़ रहा है, एसिडिक बढ़ रहा है बेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए इधर क्या आ रहा है, क्या बोला मैंने बेटा, इसमें बहुत आराम से इसका फाइनल रिजल्ट सुन लीजिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में भी एसिडिक बढ़ रहा है और पी ब्लॉक के हाइड्राइड में भी एसिडिक बढ़ रहा है। यानी आज के बाद ये याद रखो कि पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा एसिडिक बढ़ रहा है, चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो हाइड्राइड हो। पूरा रेंज एक साथ दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप लेफ्ट टू राइट का कंपेयर कर रहे हो तो एसिडिक की स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ रहा है बेटा, बेसिक बढ़ रहा है, किसके अलावा, 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड के अलावा। खत्म हो गई बात बेटा। या मैं बोलूं पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के अलावा बेटा क्या याद रखो, दो बातें कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ता है हमेशा, कुछ सोचना ही नहीं है। टॉप टू बॉटम बेसिक बढ़ता है, किसके अलावा बेटा, कुछ ग्रुप के हाइड्राइड्स के अलावा 15, 16 और 17। वहां बेटा बेसिक नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता है, एसिडिक बढ़ता है टॉप टू बॉटम। पहली लाइन क्या, लेफ्ट टू राइट हमेशा एसिडिक बढ़ता है, सोचना ही नहीं है, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे हाइड्राइड हो, क्योंकि पूछे यही जाते हैं बेटा। टॉप टू बॉटम क्या बढ़ता है, बेसिक। एक एक्सेप्शन क्या, 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड, वहां टॉप टू बॉटम बेसिक बढ़ने की बजाय क्या बढ़ता है बेटा, एसिडिक बढ़ता है। क्या ये कंडीशन आपको थोड़ी बहुत समझ आई क्या बेटा, कुछ तो आया होगा कि लेफ्ट टू राइट हमेशा एसिडिक बढ़ा दो, टॉप टू बॉटम बेसिक बढ़ा दो। 15, 16, 17 ग्रुप का अगर हाइड्राइड हो तो टॉप टू बॉटम भी एसिडिक बढ़ा दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको लिख के दूं बेटा, कोशिश जरूर करिएगा इसकी। आपको बेटा स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, वो भी बेटा एसिडिक के लिए ब्रैकेट में मैं ए लिखूंगा और बेसिक के लिए ब्रैकेट में बी लिखूंगा।
एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, 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 ये आपको कंपेयर करके बताना है बेटा इनकी नेचर जो है। एसिडिक, बेसिक। ठीक है बेटा, ये आपको कंपेयर करके बताना है बेटा एसिडिक और बेसिक नेचर। जरूर से सोल्व करिएगा बेटा। क्या कम लेना आपको, लेफ्ट एलिमेंट्स देखें आप तो सिर्फ सेंट्रल एटम का एलिमेंट देखे बेटा। जैसे यहाँ सेंट्रल एटम का एलिमेंट कौन है, लिथियम, यहाँ बेरिलियम, यहाँ बोरोन, यहाँ कार्बन बेटा। ऐसे लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो हमेशा एसिडिक बढ़ा दो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो बेटा बेसिक बढ़ा दो। लेकिन किसके अलावा अगर कोई 15, 16, 17 ग्रुप का हाइड्राइड हो तो उसमें टॉप टू बॉटम भी क्या बढ़ाना है, एसिडिक बढ़ाना है बेटा। जरूर से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है।